कल हमने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, है ना, और उसके अलावा अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ा था, आर्टिकल 76। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की, है ना। प्रधानमंत्री की बात करेंगे। संविधान में प्रधानमंत्री का जो उल्लेख है वो कौन सा आर्टिकल में है? कोई बच्चा यदि मुझे बता है कि संविधान के किस आर्टिकल में प्रधानमंत्री का उल्लेख मिलता है, कहीं कहाँ पे कुछ प्रधानमंत्री की बात कही गई क्या? हाँ, 75 में कहाँ है? 75 में तो कुछ भी नहीं है। 75 में नहीं है। हाँ वही तो। हाँ पायल बताओ, हाँ पायल बताओ, बताओ पायल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो 70 प्रधानमंत्री का और मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख है वो एक ही बार हुआ है संविधान में, आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। और संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। और प्रधानमंत्री शक्ति का उपयोग, प्रधानमंत्री के पास शक्तियां होती हैं। और प्रधानमंत्री जो है वास्तविक कार्यपालिक क्या होता है? प्रमुख होता है वास्तविक, है ना। और नाम मात्र का कौन होता है आपका? राष्ट्रपति। अर्थात राष्ट्रपति के नाम से सब काम होते हैं, लेकिन निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट मिलकर क्या करते हैं? सभी प्रकार के निर्णय लेते हैं। तो ऐसा आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का जो उल्लेख है आर्टिकल अनुच्छेद 74 में आपको मिलता है। ठीक है, तो वहीं पर आपको पहली बार क्या मिलेगा? प्रधानमंत्री के बारे में मिलेगा। अब आएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है? तो चुनाव के पश्चात जो बहुमत दल का जो नेता होता है ना, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है जो कि सरकार बना सकती है, उसको वो क्या करता है? प्रधानमंत्री पद की क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। तो बहुमत दल का जो नेता होगा उसे प्रधानमंत्री पद की क्या दिलाएगा? शपथ दिलाता है। अर्थात प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान रखना, ये शब्द ध्यान रखना, नियुक्ति अर्थात अंग्रेजी में बोलेंगे तो अपॉइंटमेंट। राष्ट्रपति भारत का, प्रधानमंत्री भारत का क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। मनोनीत नहीं होता, चुना नहीं जाता है। ठीक है, वो क्या होता है? अपॉइंट होता है, नियुक्त होता है। ये ध्यान रखना है आपको। अर्थात प्रधानमंत्री की भारत में क्या होती है? नियुक्ति होती है। और किसके द्वारा की जाती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कैसे की जाती है? तो चुनाव के पश्चात जो बहुमत दल का जो नेता होता है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होती है, उसे वो क्या करता है? प्रधानमंत्री पद की क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री पद के लिए क्या योग्यता होती है? तो प्रधानमंत्री पद के लिए कोई अलग से योग्यता का वर्णन नहीं है संविधान में। जो बहुमत दल का जो नेता होगा अर्थात जो सांसद होगा, सांसद के लिए जो योग्यता चाहिए आपको कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष आयु पूर्ण होना चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वही योग्यता किसमें होना चाहिए? आपकी प्रधानमंत्री में होना चाहिए। क्योंकि सांसदों का जो नेता होता है वही क्या बनेगा आगे जाके? प्रधानमंत्री बनेगा। तो प्रधानमंत्री पद के लिए अलग से कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। जो योग्यता सांसदों के लिए है वही योग्यता किसके लिए होती है? आपकी प्रधानमंत्री के लिए होती है। तो प्रधानमंत्री के लिए भी आयु का ध्यान रखना, आपको कितने वर्ष होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सांसद का चुनाव लड़ रहा है तो मतदाता सूची में क्या होना चाहिए? उसका नाम होना चाहिए। ये चार चीजें आपको याद रखना है। तो अलग से कोई प्रधानमंत्री पद की एलिजिबिलिटी संविधान में निर्धारित नहीं है। ठीक है, जो एलिजिबिलिटी किसकी है? आपकी सांसद की है, वही एलिजिबिलिटी आपकी किसकी होगी? प्रधानमंत्री की होगी। क्लियर है? कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल कितना होता है इसका? 5 वर्ष, है ना। 5 वर्ष के लिए क्या किया जाता है? चुना जाता है। उसके पहले यदि चाहे तो वो त्यागपत्र दे सकता है, या सरकार यदि अल्पमत में आ गई है तो भी क्या करना पड़ता है? फिर प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिपरिषद का क्या माना जाता है? त्यागपत्र माना जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो 5 वर्ष का क्या होता है? इसका कार्यकाल होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके पहले यदि विपक्ष क्या लेके आ गया है? सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेके आ गया है, तो अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाएगा तो भी प्रधानमंत्री को क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात समझ में।
तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, प्रधानमंत्री जो है कोई उसके लिए अलग से कोई वर्णन नहीं है, वो जो सांसदों के बारे में है वही सब चीजें प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री की योग्यता वही है जो योग्यता किसकी है, आपकी सांसद की योग्यता है। तो सांसद की जो योग्यता है वही आपको याद रखना है, वही प्रधानमंत्री के लिए क्या होती है, एलिजिबल होती है। और उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री के कार्य कोई मुझे बताओ कि प्रधानमंत्री का क्या कार्य होता है, बताओ प्रधानमंत्री का कार्य बताओ कोई, कोई बच्चे मुझे प्रधानमंत्री का काम बताइए। पायल, हाँ बताओ। बिल्कुल सही, मंत्रिपरिषद का गठन होता है ना, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी कौन करता है, मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति अपनी मन से नहीं करता है, उसको सिफारिश कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। तो पहला काम क्या हो गया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का, मंत्रिपरिषद का क्या करता है, ये गठन करता है। पहली चीज क्या हो गया, मंत्रिपरिषद का क्या करेगा, गठन करेगा। पहली चीज क्या करेगा गठन में, वह राष्ट्रपति को क्या देगा, सिफारिश करेगा मंत्रियों के गठन के लिए, है ना। मंत्रिपरिषद क्या होती है पता है आपको, अभी आगे मंत्रिपरिषद भी पढ़ेंगे। तो मंत्रिपरिषद मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल कहलाती है ना, उसमें 4 तरह के मंत्री होते हैं, मैं अभी आगे जाके बताऊंगा। तो पहली चीज क्या हो गई आपकी, मंत्रिपरिषद का क्या करता है, गठन करता है। दूसरी बताओ कोई, मंत्रियों को विभाग का क्या करता है, बंटवारा करता है। हाँ बोलो सुमित, क्या नाम आ रहा है, सुमित, हाँ। नहीं वो तो ठीक है, वो तो अभी बाद में बताएंगे अपन, अभी अपन मंत्री पे ही बात कर रहे हैं। मंत्रियों के लिए वो क्या करेगा वो, हाँ मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है, कैबिनेट की क्या करता है वो, अध्यक्षता करता है। ठीक है सुमित, ये बता सकते हो सुमित, आज पहली बार आए हो ना क्लास में। अच्छा मेरे से पढ़ चुके हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो मंत्रिमंडल की जो कैबिनेट की अध्यक्षता करता है ना, तो मंत्रिमंडल की बैठक कहाँ होती है सुमित, संसद में क्यों होगी, मंत्रिमंडल की बैठक संसद में क्यों होगी। कैबिनेट की बैठक, कैबिनेट में तो कौन होते हैं, कैबिनेट में प्रधानमंत्री के विश्वसनीय मंत्री होते हैं ना। तो हम 5-7 मंत्रियों की बैठक रात की 2 बजे करनी हो तो, हैं? सुमित बोलो जल्दी से। हाँ कहीं पे भी हो सकती है, निवास स्थान पे भी हो सकती है, होटल में भी हो सकती है, मेले में भी हो सकती है, माउंट एवरेस्ट पे भी हो सकती है, समुद्र के अंदर भी हो सकती है। ये सब हुई है, रेगिस्तान में भी हो सकती है, मालूम है कि नहीं तुमको। गुजरात सरकार ने कच्छ के रण में जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो कच्छ के रण में क्या की थी, कैबिनेट की क्या ली थी, बैठक ली थी, पता है तुमको। और एक बार नेपाल का जो माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है, तो नेपाल की सरकार ने अपनी कैबिनेट की बैठक कहाँ ली थी, माउंट एवरेस्ट पे ली थी। ठीक है। और एक बार मालदीव जो होती, मालदीव नाम सुना, तो मालदीव ने अपने कैबिनेट की बैठक कहाँ ली थी, समुद्र के अंदर ली थी, ऑक्सीजन ले जाके। ठीक है। तो कैबिनेट की बैठक तो कहीं भी हो सकती है। ठीक है। वो घर पे भी हो सकती है, होटल में भी हो सकती है, संसद में नहीं होती, लेकिन ये याद रखना कैबिनेट की बैठक कभी संसद में नहीं होगी। संसद में तो क्या होगा, विधेयक क्या होते हैं, पारित होते हैं। ठीक है। और विधेयक पारित करने के लिए जो प्रस्तावना है अर्थात जो तैयारी है वो कहाँ कौन करता है, वो कैबिनेट की जो बैठक होती है वहीं पे उसका प्रारूप तैयार होता है। जैसे कोई भी कानून बनाना है तो उसके लिए क्या होगी, कैबिनेट की क्या होगी, एक बैठक होगी। ठीक है। और कैबिनेट के बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो वो प्रधानमंत्री करेगा। उसमें जो निर्णय लिए जाएंगे वही निर्णय आगे जाके कानून का रूप धारण करेंगे संसद में। क्लियर है, क्योंकि संसद हमेशा नहीं चलती है, संसद के 4 सत्र होते हैं, हमेशा संसद नहीं चलती है। तो संसद जब हमेशा नहीं चलेगी तो कैबिनेट की बैठक आपको हर हफ्ते करना ही पड़ेगी। हर हफ्ते क्योंकि क्या लेना है आपको, डिसीजन लेना है, पूरा देश चलाना है इतना बड़ा। तो हर हफ्ते क्या होती है, कैबिनेट की बैठक होती है। और कई बार इमरजेंसी में रात की 12 बजे भी हो जाती है, सुबह 6 बजे भी हो जाती है, 5 बजे भी हो जाती है, वो तो स्थिति पर निर्भर करता है। तो कहाँ पर होती है, तो प्रधानमंत्री के निवास पे भी हो सकती है, किसी मंत्री के निवास पे भी हो सकती है, किसी होटल में भी हो सकती है, किसी मंदिर में, मस्जिद में, मेले में, कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक स्थान नहीं है, लेकिन संसद में नहीं होगी। चाहे तो संसद की कैंटीन में बैठ के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो। संसद की जो कैंटीन होती है ना, वहां पर चारों पांचों बैठ के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है चाहे तो। कहने का मतलब एक बंद कमरा चाहिए उनको,
वो बंद कमरा उनको जहां भी मिल जाए वहां पर क्या कर सकते हैं, कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला है, मंत्रिपरिषद का क्या करता है, निर्माण करता है पहली चीज। मंत्रियों को विभाग का बंटवारा भी करता है कौन, प्रधानमंत्री। दो चीज। और सुमित ने जैसे बताया कि मंत्रिमंडल की जो कैबिनेट की बैठक होती है उसकी क्या करता है वो, अध्यक्षता करता है, ध्यान रखना। तो लिख लेना सब शॉर्ट में कि कैबिनेट की बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। कौन करता है, आपका प्रधानमंत्री। उसमें जो भी डिसीजन होंगे वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो कैबिनेट के बैठकों की अध्यक्षता करता है कैबिनेट में कौन मंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री के जो विश्वास पात्र 5 से 10 मंत्री होंगे वो सब मिलकर क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है कि वो कितने हो सकते हैं। ठीक है ना। 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, जब इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, उस समय कैबिनेट में 15 मंत्री थे। कितने मंत्री थे, 15। और 15 मंत्रियों के सामने ये डिसीजन लिया गया था कि क्या लगाई जाएगी, आपातकाल लगाया जाएगा। किसी 15 मंत्रियों में से एक ने भी विरोध नहीं किया था, जबकि वो गलत भी था डिसीजन उस समय, और किसी ने भी उसका विरोध उस समय नहीं किया था। तो कैबिनेट में कितनी संख्या होना चाहिए कोई डिसाइड नहीं है, मंत्रियों की संख्या कोई डिसाइड नहीं होती। ठीक है, वो निर्भर करता है प्रधानमंत्री की इच्छा पर, तो उसके विश्वास पात्र कितने मंत्री हैं। तो कैबिनेट की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ये क्लियर हो गया है ना। मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करता है, और कैबिनेट के बैठकों की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। ठीक है। और एक मैंने बताया था आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 याद करो, पायल याद हो तुमको। आर्टिकल 78 किसी को याद है? अरे सीधी सी बात है, समझ में ही नहीं आई तुमको बात। और कोई बोलो, गलत है। कैबिनेट की जो बैठक होती है, अभी बताया ना, 5 मिनट पहले ही बताया था कि कैबिनेट की बैठक होती है। वो बैठक कहीं पे भी हो जाती है, तो कहीं पे भी हो जाती है तो राष्ट्रपति को थोड़ी बुलाएंगे हर बार। उस बैठक में जो भी निर्णय लिए गए उसकी जानकारी किसको देंगे, वो किसको देंगे, राष्ट्रपति को। तो कैबिनेट में, हाँ माही तो ठीक है, कैबिनेट में लिए गए बैठकों की जानकारी किसको देता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। ये वाली बात चल रही है पायल, कंफ्यूज क्यों हो रही है इतना, कि वो जो भी कार्य करता है, जो भी कार्य कौन सा करेगा, वो क्या वो घूमने जाता है कभी प्रधानमंत्री, तो क्या इसकी भी जानकारी देगा क्या? तो वो क्या बोलते हैं उसको, कार्य करने के फैसले कहाँ लिए जाते हैं, कैबिनेट की बैठक होती है वहां लिए जाते हैं। बस सीधी सी बात है, कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी वो प्रधानमंत्री को देगा, बस सीधी सी बात है। उसमें इतना कंफ्यूज होने की क्या आवश्यकता है। कि कैबिनेट में जो भी फैसले लिए जाएंगे या कैबिनेट में जो मीटिंग होगी उसमें जो भी निर्णय लिए जाएंगे, उन निर्णयों की जानकारी वो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ये प्रधानमंत्री का क्या है, कर्तव्य है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ये हो गया आपका ये। और इसके अलावा मंत्रियों को यदि हटाना हो तो वो भी प्रधानमंत्री की इच्छा पर ही निर्भर है, कि किस मंत्री को कोई विभाग दिया था तो उसको यदि उससे लेना है वापस तो भी ले सकता है। पर मंत्रियों को विभागों का बंटवारा तो करता ही है, साथ ही साथ चाहे तो मंत्रियों को क्या कर सकता है, हटाने का काम भी किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास ही होता है। ठीक है। बहुमत दल का क्या होता है, नेता होता है, सही बात है। बहुमत दल का नेता था जब भी तो उसे क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। संसद का भी क्या कहलाता है, नेता कहलाता है। और चूंकि अधिकांशतः प्रधानमंत्री लोकसभा से चुनकर आते हैं, तो लोकसभा का भी क्या कहलाते हैं, वो नेता कहलाते हैं। और जो बहुमत दल होता है वो एक प्रकार से देश की जनता का क्या होता है, बहुमत दल होता है, तो देश की जनता का भी क्या होता है, वो नेता होता है एक प्रकार से। जनता का भी नेता कहलाएगा, सदन का भी नेता कहलाएगा, लोकसभा का भी नेता कहलाएगा, बहुमत दल का भी नेता है, बहुमत दल की अध्यक्षता भी करता है। और एक सुमित जो एक शब्द बोल रहा था कि पॉलिसी मेकिंग अर्थात नीति निर्माण, उसमें भी क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री निभाता है। पॉलिसी मेकिंग जो होती है, नीति निर्माण है, कानून निर्माण, वो जो कैबिनेट के माध्यम से क्या किए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं, उसमें महत्वपूर्ण रोल किसका होता है, आपका प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है। तो नीति निर्माण में भी क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा
जब विदेश यात्रा पे जाते हैं, जैसे कोई विदेश यात्रा पे आप गए या यूएनओ में गए आप, या सार्क का सम्मेलन हो रहा है या यूनेस्को का सम्मेलन हो रहा है या यूनिसेफ का कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, तो ऐसे सभी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वहाँ पर भारत का क्या करता है, वो प्रतिनिधित्व भी करता है। कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है। यूएनओ में भाषण देते हैं, जैसे आपने देखा होगा, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था अभी हिंदी में कुछ समय पहले। तो यूएनओ में या अन्य कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में क्या करता है, भारत का क्या करता है, वह नेतृत्व करता है। राष्ट्र का क्या होता है, एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। और शासन के समस्त जो उच्चाधिकारी होते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, उच्चाधिकारी का मतलब ये है कि जितने भी आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, अटॉर्नी जनरल है, वित्त आयोग का अध्यक्ष है, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष है, जिन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति ने की थी, वो राष्ट्रपति क्या था, राष्ट्रपति ने नाम मात्र के लिए की थी, उन सब की सिफारिश की कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। तो जितने भी उच्च अधिकारी हैं, ठीक है, सरकार में जितने भी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं या महिला आयोग के अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं, निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, इन सब के जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है वो नाम मात्र की होती है। उसमें प्रमुख योगदान किसका होता है, प्रधानमंत्री, और उसकी कैबिनेट ही क्या करती है, प्रमुख रूप से ये काम करती है। ठीक है। तो इतने काम होते हैं प्रधानमंत्री के। ठीक है। और देश की जो इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था, है ना, उस पर भी पूरा कंट्रोल किसका होता है, आपका। भले वित्त मंत्री होता है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जो है देश की अर्थव्यवस्था का क्या करता है, अर्थव्यवस्था पर पूर्ण रूप से क्या करता है, नियंत्रण करता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जो नई आर्थिक नीति आई थी 1992 में, है ना, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है, वित्त मंत्री जो थे मनमोहन सिंह जो लेके आए थे उस समय, है ना, और आगे चल के वही फिर क्या बने, देश के क्या बने थे प्रधानमंत्री। तो जो ग्लोबलाइजेशन वगैरह ये है, इसमें प्रमुख योगदान किसका होता है, प्रधानमंत्री का ही होता है। जैसे नरसिम्हा राव सरकार में जब ग्लोबलाइजेशन लेके आए थे, हम एलपीजी जो लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो भले ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे मनमोहन सिंह जी तत्कालीन वित्त मंत्री, लेकिन इनको अनुमति किसने दी थी, नरसिम्हा राव ने क्या किया था, फ्री हैंड दिया था। तो देश की इकोनॉमी पे नियंत्रण भी कौन करता है, वो भी किसके पास होता है, वो भी प्रधानमंत्री के पास ही होता है। वित्त मंत्री को जब तक खुली छूट प्रधानमंत्री नहीं देगा तो वह इकोनॉमिक संबंधी डिसीजन भी नहीं ले पाएगा, है ना। तो आर्थिक कंट्रोल भी जो होता है वो भी किसका होता है, आपका प्रधानमंत्री का ही होता है। तो इतनी बातें मैंने आपको प्रधानमंत्री के बारे में बताई है। लेकिन जब वर्तमान में हम कई बार, जैसे अभी तो क्या हो रहा है, 2014 तक तो आपने देखा था, 2014 के बाद तो क्या हो रहा है, एक दल को ही पूर्ण बहुमत मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में गठबंधन सरकारें नहीं बन पा रही। गठबंधन सरकारें ने कई दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं, जब 2014 के पहले था जो, है ना, 1990 से लेकर 2014 तक किसी एक दल की सरकार नहीं होती थी, कई दल आपस में मिलकर क्या बनाते थे, सरकार बनाते थे। इसको बोलते हैं गठबंधन सरकार। तो जब गठबंधन सरकार होती है तो वहां पर प्रधानमंत्री की जो भूमिका है थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है। कोई बता सकता है कैसे? गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की जो भूमिका है, जो मैंने अभी काम बताया है, वो इस तरीके से नहीं रह पाते, वो थोड़े से प्रभावित होते हैं। वो कैसे, बताइए कोई, कि गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका कैसे चेंज होती है? कैसे? क्या बताया? ये कोई बात ही नहीं हुई ना। ये तो होता ही है, कैबिनेट में सर्वसम्मति से तो फैसला लिया जाता है। कैबिनेट की बैठक क्यों करना है, कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री आपस में मिलकर सर्वसम्मति से क्या लें, कोई फैसला ले, यही लेंगे ना। यही तो बात है, कैबिनेट करने का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री कोई पावर कैसे हो जाता, वही तो पूछ रहा हूँ। यही तो बात चल रही है कि गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका क्यों कमजोर होती है, वही तो पूछ रहा हूँ। वो हो जाती है, क्यों हो जाती है? हाँ, बस। नहीं माही, तुम मत बताओ, पायल। पायल बताओ, कोशिश कर रही हो तुम तो। सरकारें नहीं देती है, बहुत सारी सरकारें, नहीं बोलोगे कहाँ, कहाँ से सरकार, सरकार तो एक ही रहती है ना केंद्र में, बहुत सारी सरकारें कहाँ से रहती है? अरे बताओ ना, बहुत सारी सरकारें कहाँ से आ गई?
अब आई बात वैशाली क्या नाम से, क्या पायल समझ में आई वैशाली की बात? वैशाली समझाओ क्या बोला है इसको ध्यान से, अब बताइए वैशाली। बिल्कुल सही। जो गठबंधन जब सरकार रहती है तो गठबंधन सरकार में क्या होते हैं, जो सत्ताधारी पार्टी रहती है उसके अलावा भी अन्य दलों का सपोर्ट उसे रहता है, और उन दलों के जो मंत्री होते हैं वो भी कैबिनेट मंत्री के रूप में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो जब कैबिनेट की जब बैठक होती है तो उसमें बहुत सारे मंत्री जो हैं वो गठबंधन सरकार के दूसरे दलों से भी आते हैं। तो उनकी मांग मांगना, भले प्रधानमंत्री की इच्छा नहीं हो, पर फिर भी उसको प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ती है, गठबंधन दल के अन्य दलों की क्या करना पड़ती है, मांग मानना ही पड़ती है। यदि वो नहीं मानेंगे तो जो दल में शामिल लोग हैं वो क्या करेंगे, वो जो मंत्री है वो क्या कर सकते हैं, सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। तो गठबंधन सरकार में जो होती है प्रधानमंत्री की भूमिका कमजोर हो जाती है, क्योंकि गठबंधन दल में शामिल जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अपनी मांग मनवाते हैं, है ना, जायज भी हो सकती है और नाजायज भी हो सकती है कई बार, है ना। वो कहते हैं कि जैसे मान लो वो जो जैसे मान लो रेल मंत्री बना संबंधित किसी दूसरे दल का जो कि सरकार का नहीं है, लेकिन सरकार को समर्थन कर रहा है, तो वो जो रेल मंत्री होगा वो जिस प्रदेश का होगा उस प्रदेश में ही क्या करेगा, पूरा विकास करेगा, दूसरे प्रदेशों पे ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि वो वहाँ का स्थानीय लोकल नेता है, वहाँ का, वहां से चुनाव जीत के आया, उसे उस राज्य से ही मतलब है। ठीक है, तो वो यदि रेल मंत्री बन गया केंद्रीय तो पूरा विकास वो उस राज्य में ही करेगा, दूसरे राज्य की तरफ ध्यान ही नहीं देगा, तो प्रधानमंत्री बेचारा कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की मजबूरी है कि उसको उस दल का क्या चाहिए, समर्थन चाहिए। तो क्या होता है पॉलिसी मेकिंग में, क्या होता है गठबंधन सरकार में, क्या होता है कि प्रधानमंत्री को जो निर्णय है वो स्वेच्छा से नहीं ले पाता कई बार। ठीक है, जो दूसरे जो दल हैं उनके प्रेशर में आकर उसको क्या करना पड़ता है, कई बार निर्णय लेना पड़ता है। और भी कई चीजें होती हैं कि गठबंधन सरकार में क्या कई बार क्या होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देते हैं जो जिसके नाम पर किसी को विरोध ना हो, भले उसे जनता ने चुना हो या ना चुना हो, है ना, जनता ने चुना है अर्थात लोकसभा का चुनाव उसने लड़ा हो या ना लड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है वो राष्ट्र का नेता स्वीकार नहीं हो पाता। ठीक है, जनता उसे राष्ट्र का नेता स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वो ऐसा मानती है, राष्ट्र के नेता लोग ऐसा मानते हैं कि हमने तो चुना ही नहीं है, तो राज्यसभा से क्या हो गया है, नॉमिनेट हो गया है। जैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री जैसे हुआ करते थे मनमोहन सिंह, उन्हें जनता ने नहीं चुना था, लेकिन राज्यसभा से क्या होके आए थे, नॉमिनेट होके आए थे, तो फिर उन्हें हम राष्ट्र का नेता नहीं मान सकते। ठीक है, सदन का नेता, सदन के नेता में भी लोकसभा का नेता नहीं मान सकते, उनको हम राज्यसभा का नेता मानेंगे। ठीक है, क्योंकि वो राज्यसभा से क्या होके आए हैं, नॉमिनेट होके आए, तो कई चीजें चेंज हो जाती है गठबंधन सरकार में, है ना। गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की जो भूमिका हो जाती है वो कमजोर हो जाती है, वो निर्णय नहीं ले सकता, वो विभागों का बंटवारा अपने मन से नहीं कर सकता, है ना, मंत्रियों से त्यागपत्र नहीं ले सकता मन से, पॉलिसी मेकिंग में भी उसे सब लोगों से क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, तो हर चीज में वो निर्भर हो जाता है दूसरे दलों पर। तो गठबंधन सरकार में जितने भी मैंने काम बताया प्रधानमंत्री के, आपको वो सब काम थोड़े से उसके क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं या बाधित हो जाते हैं, वो उतनी सक्रियता से या उतनी निष्ठा से या उतने अधिकार पूर्वक वो काम नहीं कर पाता जितना वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में यदि होता तो कर सकता है। जैसे वर्तमान समय में बीजेपी की सरकार है, तो नरेंद्र मोदी जी जो भी निर्णय लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं, तो किसी दूसरे दल से उनको नहीं पूछना है ना, बहुमत दल के नेता है, बीजेपी के नेता है, जो भी पूछना है वो उनको दल से ही पूछना है, किसी दूसरे दल से पूछने की जरूरत नहीं है। तो किसी दूसरे पार्टी ने समर्थन उनको दिया है, लेकिन उस समर्थन की आवश्यकता नहीं है उनको, तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भी 300 से ऊपर सीट लेके आ गई, जबकि 272 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो दूसरे दलों का भले समर्थन मिला हुआ है, वो समर्थन वापस भी ले लेंगे तो सरकार नहीं गिलेगी। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री पावरफुल रहता है, अर्थात निर्णय लेने में क्या रहता है, सक्षम रहता है, जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है। ठीक है, लेकिन गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, आपकी कमतर हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, चलो अब अगली बात करेंगे हम मंत्रिपरिषद की। अगली बात क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद के बारे में बताओ। मंत्रिपरिषद का वर्णन भी कौन सा है, संविधान का अनुच्छेद जो 74 है उसमें किया गया है ना, कि राष्ट्रपति
है ना। राष्ट्रपति जो है जो भी काम करता है प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट की सलाह पर काम करता है ना। तो जो कैबिनेट है, कैबिनेट अर्थात मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल जो भी बोलते हैं, वो अभी मैं क्लियर कर दूंगा मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है। तो जो आपकी मंत्रिपरिषद होती है ना, उसमें मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, कोई बता सकता है कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? कौन कौन से? हाँ, प्रकार कौन कौन से हैं? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री, हाँ स्वतंत्र प्रभार वाले, ठीक। और एक और होता है, चौथा भी होता है, उप मंत्री, है ना। वो भी याद रख लेना, चौथा होता है उप मंत्री। ऐसे तीन जो बताए बिल्कुल सही है, तीन ही मेन होते हैं, उप मंत्री का तो कोई ज्यादा योगदान नहीं है। तो जो सबसे पहले बताया कैबिनेट मंत्री, है ना। देखो नोट कर लो सभी बच्चे कॉपी में, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, क्या लिखोगे? मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, या इसको हिंदी में लिखोगे मंत्री परिषद। क्या लिखोगे? मंत्री परिषद। उसके भी चार हिस्से कर दो आप, एक के नीचे एक चार्ट बनाओ। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल दो, मंत्री परिषद लिख दो, इसके कितने हिस्से कर दो आप? चार हिस्से कर दो। पहले हिस्से में लिख दोगे आप कैबिनेट मंत्री, इसको हिंदी में बोलेंगे मंत्रिमंडल। क्या बोलोगे इसको? कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल। देखो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख के बता देता हूँ। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, है ना। कितने मंत्री हैं आपके? चार प्रकार के। पहले में क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे क्या लिखोगे आप? कैबिनेट मंत्री। क्या लिखोगे? कैबिनेट मंत्री। इसी का यहाँ करके हिंदी क्या लिखोगे? मंत्री परिषद। या इसी की हिंदी करके क्या लिख सकते हो आप? किचन कैबिनेट। क्या लिख सकते हो? किचन कैबिनेट। दूसरा देखो, दूसरे में लिखोगे कैबिनेट राज्य मंत्री। क्या लिखोगे? कैबिनेट राज्य मंत्री। तीसरे में लिखो कैबिनेट राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्या लिखोगे? कैबिनेट राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है। और चौथे में लिखोगे आप उप मंत्री। चार प्रकार की मिनिस्टर ऑफ काउंसिल हो गई, मंत्री परिषद बोलेंगे इसको हिंदी में। क्या बोलोगे इसको? मंत्री परिषद। ठीक है। इसमें ये मंत्रिमंडल है पहले नंबर पे। क्लियर है? चलो आगे समझ में। तो कैबिनेट मंत्री कौन होंगे? या जिसको मैंने क्या बोला है, मंत्री परिषद बोला है, या जिसको मैंने किचन कैबिनेट बोला है। कोई मेरे को समझाने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। बोलो, सुमित बोलो। अभी बताया तो सही तुमने डिटेल में, जो कैबिनेट की जो बैठक की वो होती है, उसमें जो मंत्री है ना, 8-10 जो महत्वपूर्ण मंत्री थे, वही कैबिनेट मंत्री कहलाते। हाँ, अपने विभाग के क्या होते हैं ये? सर्वे सर्वा होते हैं। अपने विभाग के क्या होते हैं ये? सर्वे सर्वा होते हैं। विभाग के निर्णय लेने के लिए क्या होते हैं यहाँ? स्वतंत्र होते हैं। क्लियर है? आवाज आ रही है सुमित मेरी? अपने विभाग के फैसले इनके द्वारा, इनके द्वारा लिए जाते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। दूसरे कौन से बोला मैंने? कैबिनेट राज्य मंत्री। दूसरा क्या है आपका? कैबिनेट राज्य मंत्री। ये जो है विभाग के फैसले लेने के लिए कैबिनेट मंत्री से पूछेंगे। किससे पूछेंगे ये? विभाग के फैसले लेने के लिए या कैबिनेट मंत्री से क्या करेंगे? पूछेंगे। ठीक है। यानी केवल विभाग के फैसले स्वयं नहीं लेंगे, ये इसके लिए किससे पूछेंगे? कैबिनेट मंत्री से। और एक मैंने बताया आपको कैबिनेट राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले, ये अपने ये अपने डिसीजन लेने के लिए प्रधानमंत्री से सलाह लें। क्लियर है? और उप मंत्री जो होते हैं, है ना, ये इन तीनों प्रकार के मंत्रियों की सहायता करते हैं। ये कोई निर्णय नहीं लेते हैं, ये इन सब मंत्रियों की सहायता करते हैं। उप मंत्री हर विभाग के उप मंत्री होंगे। ठीक है। कैबिनेट मंत्री का भी उप मंत्री होगा। ठीक है। स्वतंत्र प्रभार वालों ने उप मंत्री क्या होते हैं? तीनों प्रकार के मंत्रियों की क्या करते हैं? सहायता। तो आपके मंत्री तो तीन ही है। एक कहलाएगा कैबिनेट मंत्री, जो विभाग के डिसीजन खुद ही लेगा। दूसरा है कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जो प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करेगा।
और एक होगा कैबिनेट राज्य मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री की सलाह पर काम करे। क्लियर है पायल? क्या है बताओ, 3 मंत्री कौन से हैं? हाँ, हाँ उप मंत्री छोड़ दो, चलो तीनों के काम कैसे होते हैं? बस क्लियर, ठीक है। इन चारों को मिलकर क्या बोलोगे आप? मंत्रिपरिषद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का उल्लेख आर्टिकल 74 में है ना? राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगी है, क्या होगी है? मंत्रिपरिषद होगी, वहां पर लिखा है ना। तो आर्टिकल 74 में काय का वर्णन आता है आपका? मंत्रिपरिषद का वर्णन आता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना कि मंत्रिपरिषद किस आर्टिकल में है, तो 74, आर्टिकल 74 में एक बार वर्णन आया है। और इसके चारों जो मैंने वर्णन है आपको बता दिए। अब ये जो मंत्रिपरिषद है, इसमें मेन एक चीज और मैंने बताई थी आपको। पहला जो प्रकार बताया था कैबिनेट मंत्री, या इसको मैंने बोला था किचन कैबिनेट। इसका क्या मतलब है? किचन कैबिनेट का क्या मतलब है? किचन कैबिनेट का क्या मतलब है? बताओ। अर्जुन जोर से बोलो जरा, आवाज आ रही? सही चल रहा है उसको, सभी को आवाज आ रही ना? तो जो किचन कैबिनेट का मतलब ये होता है कि प्रधानमंत्री के जो खास मंत्री हैं, उन्हें ही क्या बोला जाता है? मंत्रिमंडल में रखता है वो। तो ऐसे मंत्रियों को क्या बोला जाता है? किचन कैबिनेट। किचन, जैसे किचन में आपके कौन आ सकता है? जो आपका खास मित्र हो वही क्या हो सकता है? किचन में आ सकता है। तो ऐसे जो प्रधानमंत्री के खास मंत्री होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? किचन कैबिनेट बोला जाता है, ठीक है। जैसे आपके किचन में वही व्यक्ति आ सकता है जो आपका बहुत ज्यादा क्या होगा? घनिष्ठ होगा, खास होगा। हर व्यक्ति को आप किचन में नहीं, ड्राइंग रूम में बिठाते हो, इसीलिए इसे किचन कैबिनेट बोला जाता है। अर्थात ऐसे मंत्री जो प्रधानमंत्री के विश्वसनीय होते हैं, प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र होते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री क्या करता है? आपके किचन कैबिनेट में क्या करता है? शामिल करता था। जो कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें इन लोगों को लेकर ही क्या करता है? निर्णय लेता है, ठीक है। तो वही कैबिनेट मंत्री को ही क्या बोलते हैं? किचन कैबिनेट भी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया। क्या करती है कैबिनेट? क्या करती है? पॉलिसी मेकिंग करती है ना। पॉलिसी मेकिंग अर्थात प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिलकर ही क्या करते हैं? सभी तरह के क्या लेते हैं? फैसले लेते हैं। तो कैबिनेट का क्या काम हो गया? कैबिनेट का सबसे महत्वपूर्ण काम हो गया पॉलिसी मेकिंग। और एक चीज और आती है कि जो आपकी मंत्रिपरिषद है वो सामुदायिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। ये क्या होगा, कोई बता सकता है हमारे देश? चलो बताओ, फिर बात करूंगा। सामुदायिक, जो मंत्रिपरिषद होती है ना, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, वो सामुदायिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के नियम के आधार पर काम करती है। कोई बताओ, पायल या कोई भी नया बच्चा बताओ, ये कलेक्टिव। हाँ बताओ। कैसा? तो अविश्वास प्रस्ताव तो सरकार के खिलाफ ही आएगा ना। तो सरकार गिर जाएगी तो मंत्रिपरिषद भी गिर जाएगी। इसमें कौन सी नई बात बताई? कि अविश्वास प्रस्ताव यदि लेके जाओगे तो अविश्वास प्रस्ताव तो सरकार के खिलाफ ही आ रहा है ना। किसी एक मंत्री के विरुद्ध यदि क्या लेके आए आप? अविश्वास प्रस्ताव। समझ में आई बात? किसी एक मंत्री को यदि हटाने के विरुद्ध क्या लाया गया संसद में? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और उस मंत्री को यदि हटा दिया गया अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर, तो ये माना जाएगा कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद को ही क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये बोला जाता है। अर्थात यदि कैबिनेट ने जो भी निर्णय पारित किया है या कोई भी कानून बनाया है, वो यदि लोकसभा में क्या हो गया, कि राज्यसभा में क्या हो गया? पारित नहीं हो पाया,
इसका मतलब कैबिनेट ने या मंत्रिपरिषद ने अपना क्या कर दिया, बहुमत क्या कर दिया, खो दिया। तो नैतिकता के आधार पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि कैबिनेट जो आपकी मंत्रिपरिषद है वो एक साथ तैरती है और एक साथ ही डूबती है। इसलिए एक व्यक्ति एक मंत्री के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, एक मंत्री के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध तो हो जाएगा, तो वो तो हो ही जाएगा। पायल तुमने जो बात बोली वो सरकार की बोली कि सरकार के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा तो कैबिनेट सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने यदि त्यागपत्र दे दिया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को ही क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। वो तो बात समझ में ही रही है। लेकिन यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध क्या लेके आया जाए, लाया जाए अविश्वास प्रस्ताव, और वो मंत्री यदि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया जाए, तो पूरी मंत्रिपरिषद को, ये 4 प्रकार के जो मंत्री है, सबको क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्योंकि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर काम करते हैं, अतः सामुदायिक उत्तरदायित्व है, यानी सबकी जिम्मेदारी होती है। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल अर्थात किसके एक की जिम्मेदारी नहीं होती है, संपूर्ण कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर क्या करती है, वो कार्य करती है। एक मंत्री को यदि हटाने का प्रस्ताव पारित हो गया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसके लिए क्या रास्ता अपनाते हैं, मान लो किसी विभाग के मंत्री ने अच्छा काम नहीं किया और कोई बहुत गलत काम हो गया, तो ऐसी स्थिति, जैसे मान लो कोई रेल मंत्री है और कोई रेल दुर्घटना हो गई, और रेल दुर्घटना में मान लो रेलवे विभाग की कोई लापरवाही सामने आ गई, तो ऐसी स्थिति में जनता ने दबाव बनाया सरकार पे कि रेल मंत्री क्या दे, इस्तीफा दे, और विपक्ष ने भी दबाव बनाया, रेल मंत्री क्या दे दें, इस्तीफा दे दें। और प्रधानमंत्री फिर क्या करता है, एक अलग रास्ता अपनाता है। प्रधानमंत्री रेल मंत्री से क्या ले लेता, सदन के बाहर ही क्या ले लेता, इस्तीफा ले लेता, अविश्वास प्रस्ताव की नौबत ही नहीं आने देता। यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया सदन में और रेल मंत्री के विरुद्ध पारित हो गया, तो सब लोगों को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसलिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि सदन में जाने से पहले ही उस मंत्री से क्या ले लो, त्यागपत्र ले लो, उसके विरुद्ध तो अविश्वास प्रस्ताव लाने ही नहीं ना दिया जाए। सरकार को यदि लग रहा है कि देश में बहुत ज्यादा किसी मंत्री का विरोध हो गया और वो पद पर बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपने देखा है कि कई बार क्या करती है सरकार, कई बार मंत्री से क्या ले लेती है, त्यागपत्र ले लेती है। ठीक है, यदि कोई मंत्री मान लो भ्रष्टाचार में विलुप्त हो गया या कोई अनैतिक गतिविधि में शामिल होते हुए पकड़ा गया, तो आप उसे मंत्री थोड़ी रखेगी सरकार में, मंत्री थोड़ी रखना पड़ेगा। मंत्री यदि रखेंगे तो विपक्ष क्या करेगा, फिर उस मंत्री के विरुद्ध क्या ला सकता है, अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। और उस मंत्री का साथ देने के लिए सरकार के कुछ लोग फिर क्या होते हैं, मंत्री के विरुद्ध क्या कर देते हैं, वोटिंग कर देते हैं। तो मंत्री के विरुद्ध वोटिंग हो गई, इसका मतलब सरकार के विरुद्ध मानी जाती है वो वोटिंग, तो सरकार को फिर क्या देना पड़ता है, त्यागपत्र। तो उसका सबसे अच्छा रास्ता ये है कि ऐसी जब भी कोई घटना घटती है, कोई मंत्री यदि किसी गलत कार्य में लिप्त पाया जाता है, तो प्रधानमंत्री उससे पहले ही क्या ले लेते हैं, इस्तीफा ले लेते हैं। उसे सदन में अविश्वास प्रस्ताव की नौबत आने ही नहीं पाती। यदि सदन में अविश्वास प्रस्ताव की नौबत आ जाए तो क्या होगा, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्योंकि बोला गया कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामुदायिक उत्तरदायित्व के आधार पर क्या करते हैं, काम करते हैं, एक साथ तैरते हैं तो एक साथ ही डूबते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें, बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है, पूछो, जल्दी पूछो। विपक्ष, विपक्ष लेके आएगा ना, अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आएगा, सरकार थोड़ी लेके आएगी, सरकार अपना मंत्री थोड़ी हटाएगी। दिक्कत हो रही है विपक्ष को, जनता को, तो जनता विपक्ष के माध्यम से क्या लेके आएगी, अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगी मंत्री के विरुद्ध। और यदि सरकार को लग रहा है कि हाँ यार ये जनता भी सही कह रही है, विपक्ष भी सही कह रहा है, तो पहले से ही क्या ले लेती है, वो मंत्री से क्या ले लेगी, त्यागपत्र ले लेगी और दूसरा मंत्री बना देगी उसकी जगह, तो वह अविश्वास प्रस्ताव आ ही नहीं पाएगा। मेरी बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? यदि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार को क्या देना पड़ेगा, उस एक मंत्री की गलती के कारण पूरे सरकार को क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा। हाँ, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है, एक साथ तैरेंगे एक साथ डूबेंगे। तो कोई एक यदि गलती मंत्री कर देता है तो उसको हटा देते हैं, उससे त्याग पत्र ले लेते हैं, उसकी जगह दूसरा बना देते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की नौबत नहीं आने देते। कभी भी केंद्र सरकार में ऐसा नहीं हुआ आज तक भारत में कि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो और वो पारित हो गया हो और उस वजह से सरकार गिर गई हो। ऐसा भारत में आज तक कभी नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो सरकार ही गिर जाएगी। तो पहले ही क्या करती है सरकार, प्रधानमंत्री उससे इस्तीफा सदन के बाहर ही ले लेता है।
आगे बात समझ में कि नहीं आई? क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री की इच्छा पे है जब तक मंत्री बने रहना है। तो प्रधानमंत्री जब तक चाहेगा उसे मंत्री बनाएगा। उस मंत्री ने गलत काम किया है तो उससे इस्तीफा ले लेगा, दूसरे को प्रधानमंत्री वो मंत्री बना देगा। बताओ, क्लियर है? क्लियर हो गया ना? ऐसा है। क्यों नहीं आ सकता? राज्यसभा में भी आ सकता है, हटाने का प्रस्ताव, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। दोनों सदनों से क्या होना चाहिए? वो पारित होना चाहिए। दोनों सदन से पारित होगा ना तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है प्रस्ताव। लेकिन प्रस्ताव पारित कितने कौन से सदन से होना चाहिए? दोनों सदन से क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। लोकसभा से भी पारित होना चाहिए, राज्यसभा से भी। तो राज्यसभा में लेके आ जाओ, राज्यसभा के बाद फिर लोकसभा में जाएगा वो। तो दोनों सदन से यदि प्रस्ताव पारित हो गया अविश्वास प्रस्ताव मंत्री के विरुद्ध, तो वो मंत्री को तो त्याग पत्र देना ही देना पड़ेगा, साथ में संपूर्ण मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री को भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो इसी कौन बेवकूफी करेगा? इसी कोई बेवकूफी सरकार करेगी नहीं, है ना? यदि लग रहा है कि मंत्री ने गलत काम किया तो उससे इस्तीफा ले लो। मंत्री को बनाया किसने? प्रधानमंत्री ने, तो वो प्रधानमंत्री इस्तीफा भी मांग सकता है। ठीक है, आगे बात समझना। चलो, तो उससे क्या? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अविश्वास प्रस्ताव कहीं पे भी लाया जा सकता है, दोनों सदनों से पारित होना है ना, उसमें क्या दिक्कत है? दोनों सदनों से पारित होना है ना, उसमें क्या दिक्कत क्या है? लोकसभा में आएगा तो सही, वो राज्यसभा में भी रखा जाएगा तो क्या दिक्कत है? दोनों सदनों से पारित होना है, लोकसभा में पहले करा लो या राज्यसभा में पहले करा लो, बाद में तो दोनों सदनों में जाना ही है ना उसको। उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा कि मंत्रिपरिषद जो है आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो मंत्री का जो प्रस्ताव है आपको लोकसभा में ही रखना है। मान लो मंत्री राज्यसभा से चुन के आया हो तो फिर क्या करोगे? मंत्री जो बनाया वो राज्यसभा से चुन के आया, जैसे मान लो अभी अभी जो अपने मध्य प्रदेश से माननीय वो अपने हो गए हैं, कौन से सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गए। मान लो केंद्र में यदि मंत्री बन जाते हैं अभी राज्यसभा से, ठीक है, और उनका यदि त्याग पत्र लेना होगा तो क्या लोकसभा में जाएंगे? क्या राज्यसभा में चला जाएगा प्रस्ताव, उसमें क्या? लेकिन घूम के किधर आ जाएगा? फिर लोकसभा में आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो क्योंकि मंत्री तो दोनों सदनों से बनते हैं ना, राज्यसभा से भी बनते हैं और लोकसभा से भी बनते हैं। ऐसा रहता है। बोलो, और बोलो सवाल, जल्दी से आगे सवाल पूछो इसमें, जल्दी करो। अब मंत्रिपरिषद के आकार पे एक संविधान संशोधन हुआ है, 91वां संविधान संशोधन, 91वां। किसी को पता है 91वां संविधान संशोधन क्या है? 91वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद के बारे में है, बताओ क्या है? 91वां संविधान संशोधन कोई बता सकता है? बताओ। हाँ बिल्कुल सही, ऐसा कुछ नहीं, वही है। अब बताओ और कौन बता रहा है? लोकसभा की बात नहीं करेंगे, विधानसभा में भी यही कॉन्सेप्ट चलता है। लोकसभा तो है ही, मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी यही कॉन्सेप्ट चल रहा था। मंत्रिपरिषद का आकार कुल सदस्य संख्या है। आवाज नहीं आ रही है, एक बार मैं लॉग आउट होकर वापस अंदर आता हूँ। अब आ रही है? पायल अब आवाज, अब आवाज आ रही पायल? चलो सुन लो, जरा सी बात बोल रहा हूँ। 91वें संविधान संशोधन में ये बोला गया है कि मंत्रिपरिषद का जो आकार है ना, वो कुल सदस्य संख्या से 15% अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी राज्य विधानसभा में 100 सदस्य हैं तो कितने मंत्री बना सकते हैं वो? गणित के हिसाब से 15 मंत्री। 200 सदस्य है तो 30, 300 सदस्य है तो 45। समझ में आ रही ना बात अब मेरी? जैसे लोकसभा की संरचना कितनी है? 543। अपन राउंड फिगर में मान लो 550। 550 का 15% कितना होगा? 15×5 = 75, तो इसका हो गया, और 7 मंत्री ये हो गए, अर्थात 82 मंत्री बना सकते हो आप।
ठीक है, क्या बना सकते हैं? 82 मंत्री तो सदस्य संख्या के बनाए जा सकते हैं। आ गई बात समझ में? इसी राज्य विधानसभा में मध्य प्रदेश की बात करो तो 230 का कितना लेना पड़ेगा? 15। तो 200 का कितना हो गया? 30 मंत्री। और 30 मंत्री का 15% कितना हो जाएगा आपका? लगभग 6 से 7 है ना, 37 मंत्री बनाए जा सकते हैं मध्य प्रदेश में। 36 33 36 या 37 जो भी आएगा पॉइंट में। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो इसको बोला गया है 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन का मतलब क्या है कि मंत्रिपरिषद ऐसा नहीं है कि हर किसी को क्या बना दो, मंत्री बना दो, है ना। 100 विधानसभा सदस्य संख्या है और आपने अपना मंत्री बना दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये संख्या क्या की गई है? डिसाइड की गई है। कुल मंत्रिपरिषद का आकार कुल सदस्य संख्या से 100 सॉरी 15 ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर यदि मान लो कोई छोटे राज्य है जहाँ पर मान लो 40 ही विधानसभा की सीट है, ये बात आई समझ में? से मिजोरम की बात करो, सिक्किम की बात करो, तो मान लो 40 45 30 ऐसी में जो सीट है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पर मिनिमम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ध्यान रखना, बिल्कुल सही, गुड, बहुत बढ़िया। वहां पर मिनिमम छोटे जो राज्य है वहां के लिए कॉन्सेप्ट कितना है? मिनिमम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और बड़े राज्यों के लिए 15% कुल सदस्य संख्या का। तो ये हो गया आपका मंत्रिपरिषद भी हो गया। अब आएंगे अपन, अगला जो कार्यपालिक प्रमुख पद है वो है सीएजी। सीएजी किसको बोलते हैं? बोलो। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसको बोलते हैं? कंट्रोलर एंड नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी इसको बोला जाता है। हाँ वो कर दो सभी लोग अपने म्यूट, मैं म्यूट कर देता हूँ ना, ऑल म्यूट कर देता हूँ। हो गए सभी म्यूट? अब आ रही है? हाँ ठीक है। तो सीएजी की बात करेंगे हम। सीएजी संविधान का आर्टिकल कितने में वर्णन है सीएजी का? 148 से 151 के मध्य, ठीक है। सीएजी को क्या बोलते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। किससे पूछ के करेगा? प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट की सलाह पर करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी की क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। कितने वर्ष के लिए की जाएगी? 6 वर्ष के लिए की जाएगी, या 65 वर्ष जो भी अधिक हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी अधिक हो उसके लिए सीएजी की नियुक्ति करती है। सीएजी का क्या काम है? तो सीएजी के दो प्रमुख काम है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका मतलब यह है कि जो आपकी संचित निधि है सरकार की, संचित निधि समझते हो? सरकार को जो भी टैक्स प्राप्त होता है वो सब संचित निधि में डालती है सरकार, और इसी से देश चलता है। फिर इसी से सभी लोगों को वेतन मिलता है, इसी से सभी कार्यक्रम चलाती है सरकार, है ना। तो सार्वजनिक वित्त कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वजनिक वित्त। तो सार्वजनिक वित्त जो है सही तरीके से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनके लेखों की जांच जो है, यानी विभाग को, जैसे मान लो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी सही तरीके से सड़क बना रही कि नहीं बना रही, उसको जो पैसा दिया गया था 5 करोड़, 5 करोड़ सही तरीके से खर्च किया कि नहीं करा, उसके लेखों की जांच कौन करेगा? तो लेखों की जांच कौन करता है? सीएजी करता है। तो विभाग को जो भी सार्वजनिक वित्त या बजट दिया जाता है, वो बजट उसने सही तरीके से खर्च किया है कि नहीं किया है, उसके क्या होता है? अकाउंट बनता है। उस अकाउंट के जो रिसिप्ट होती है, उन अकाउंट के लेखों की जांच जो है आपका सीएजी करता है। सीएजी का एक काम और होता पहले, अब वर्तमान में एक ही काम कर रहा है, सिर्फ लेखों की जांच ही कर रहा है। पहले ये भी करता था कि विभाग जो बजट मांगते हैं, तो विभाग जब भी बजट मांगते थे तो पहले सीएजी के पास जाता था। जैसे मान लो किसी विभाग ने 5 करोड़ रुपए मांगे और वो काम मान लो 3 करोड़ में ही हो सकता है, तो सीएजी बोल देगा कि नहीं, सरकार को बोल देगा कि नहीं ये काम 3 करोड़ में होगा, आप ये 3 करोड़ दो। अब वो काम नहीं कर पाता, नियंत्रक नहीं रहा, कंट्रोलर नहीं रहा, अब सिर्फ क्या हो गया? एक प्रकार से ऑडिट ही कर पाता है, क्योंकि कार्मिकों की संख्या कम होने की वजह से और काम ज्यादा होने की वजह से ऑडिट का काम इतना ज्यादा हो गया है कि वो कंट्रोलर के रूप में काम नहीं कर पाता। लेकिन संविधान में लिखा है कि इसके दो काम है। सार्वजनिक वित्त का क्या करेगा? पहले कंट्रोल भी करेगा, तो पैसा जब खर्च हो जाएगा तो खर्च होने के बाद जो लेखा या अकाउंट है उनकी क्या करता है? जांच करता है। और जांच करने में फिर क्या करता है? घोटाले पकड़ता है। यदि विभाग ने क्या किए हैं, कोई बड़े बड़े घोटाले किए हैं, तो अकाउंट के माध्यम से क्या हो जाते हैं? उजागर हो जाते हैं। और फिर ये अपनी रिपोर्ट, तो सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है,
और राज्यों में राज्यपाल को देता है। यदि राज्य सरकार के लेखों की जांच करेगा तो राज्यपाल को देगा, केंद्र सरकार के विभागों के लेखों की जांच करेगा तो राष्ट्रपति को देगा। फिर राष्ट्रपति इसे कहाँ रखेगा? संसद में रखेगा। फिर वहां पर संसद में जो सांसद रहेंगे उनको पता चलेगा कि जो हमने पैसा दिया था बजट के रूप में वो विभागों ने किस तरीके से खर्च किया। कई विभाग क्या कर देते हैं? घोटाला कर देते हैं। तो घोटाले जो उजागर होते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं? सीएजी के माध्यम से ही उजागर होते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक और एडीबी से भी बहुत पैसा आता है सरकार के पास सहायता के रूप में, है ना। वर्ल्ड बैंक जो होती है आपके सामाजिक कल्याण के लिए या तकनीकी सहायता के लिए या कॉलेज खोलने के लिए या स्कूल खोलने के लिए या बड़े बड़े पुल अस्पताल बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक क्या करती है? आपको ऋण प्रदान करती है। तो वर्ल्ड बैंक तो पूरी दुनिया में क्या करती है? ऋण प्रदान करती है। अब वो जो ऋण दिया है वो ऋण उस देश ने खर्च करा के नहीं सही तरीके से, वो जांच के लिए वर्ल्ड बैंक के पास टीम नहीं है इतनी बड़ी। वो तो जब पैसा देती है उस समय एक आध बार आ जाती है, लेकिन वो पैसा चुकाना पड़ता है संबंधित देश को 20 से 25 सालों में चुकाना है। तो फिर 20 से 25 साल में क्या ये काम किसको सौंप देते हैं? वर्ल्ड बैंक वाले सीएजी को सौंप देते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने जो पैसा दिया है वो पैसा सही तरीके से सरकार ने खर्च किया है कि नहीं, है ना। उनके लेखों की जांच भी कौन करेगा? वो भी सीएजी करेगा। तो वर्ल्ड बैंक ने जो पैसा दिया है, वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी अधिकृत एजेंसी किसको बना रखा है? सीएजी को बना रखा है ना। वर्ल्ड बैंक के पैसों की जांच जो ऋण के रूप में प्राप्त हुआ है देश को, उसके लेखों की जांच भी कौन करता है? आपका सीएजी करता है। क्लियर है? तो सीएजी के कितने काम हो गए? सार्वजनिक धन का क्या हो गया? ये प्रहरी हो गया एक प्रकार से। क्या बोलते हैं इसको? सार्वजनिक धन का क्या कहलाता है? ये प्रहरी कहलाता है। सार्वजनिक वित्त जो कि बजट को चाहिए या बजट जो मांग है विभागों की, उस मांगों को पहले क्या करता है? कम या ज्यादा भी, ज्यादा तो नहीं करेगा, कम की सिफारिश सरकार को करेगा। और जब विभाग पैसा खर्च कर दे तो उसके अकाउंट या लेखों की जांच करता है। इनके केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, इसके अलावा सरकारी सहायता प्राप्त जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अर्धशासकीय संस्थान होते हैं, उनके लेखों की जांच किसके द्वारा की जाती है? सीएजी के द्वारा की जाती है। ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करो तो मध्य प्रदेश में एजी का मुख्यालय कहाँ है? आपका अकाउंट जनरल का मुख्यालय कहाँ है? आपका अकाउंट जनरल का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कोई बता सकता है कहाँ है? ग्वालियर में मोती महल, ग्वालियर में अकाउंट जनरल का क्या है? मुख्यालय है। राज्य में देखो अपन क्या बोल रहे हैं? उसको एजी बोल रहे हैं। एजी, एजी यानी ऑडिटर जनरल बोल रहे हैं, सी नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि सी का काम नहीं कर रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अर्थात विभाग जब बजट बना के देते हैं सरकार को तो वो जो स्टेप था बीच में पहले सीएजी के पास जाता था वो नहीं हो पा रहा, इसलिए एजी बोलते हैं। राज्य में क्या हो गया? एजी हो गया। ठीक है, अगली बात समझ में। तो ये हो गया आपका सीएजी भी हो गया। 148 से 151 में है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कितने साल के लिए करता है? 6 साल के लिए करता है, या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो उसके लिए सीएजी क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। ठीक है। सीएजी कौन है? तो सार्वजनिक धन का क्या है? प्रहरी है। विभागों की जो मांग होती है उन मांग में क्या करता है? कटौती करता है सीएजी। हम नहीं कर पा रहा है वो बात अलग है, पर काम बोला गया है कि विभागों की जो मांग होती है उन मांग में कटौती करेगा। विभाग जब पैसा खर्च कर देगा तो खर्च करने के बाद लेखों की या अकाउंट की क्या करेगा? जांच करेगा। और जांच रिपोर्ट जो है केंद्रीय विभाग के जो है राष्ट्रपति को दी जाएगी, राज्य सरकारों के राज्यपाल को सौंपा जाएगा। राज्यपाल जो है विधानसभा में रखेगा, राष्ट्रपति जो होगा उसे संसद में रखेगा। क्लियर है? तो जितने भी सांसद और विधायक हैं उनको पता चल जाएगा कि जो हमारा हमने पैसा रिलीज किया था बजट के रूप में उसका सही उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि कोई घोटाला हुआ है तो उसे उजागर भी करेगा। कौन? सीएजी। अर्थात सार्वजनिक धन का कौन क्या है? ये प्रहरी है या संरक्षक है या नियंत्रक। क्लियर है? तो आज मैंने आपको बता दिया, क्या क्या बता दिया। ऐसे ही एक चीज और होती है, उप प्रधानमंत्री। संविधान के किस आर्टिकल में उप प्रधानमंत्री का उल्लेख है? बताओ। एक चीज और रह गई, उप प्रधानमंत्री, बोलो जल्दी बोलो। संविधान के किस आर्टिकल में उप प्रधानमंत्री का उल्लेख है? जल्दी से बोलो। संविधान के किस आर्टिकल में? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? शायद पक्का बोलो, है कि नहीं है? उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है कि नहीं संविधान के? लेकिन फिर भी उप प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू की सरकार जो थी उसमें वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई
मोरारजी देसाई की जब सरकार थी उसमें बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री थे कि नहीं थे? वीपी की सरकार थी उसमें देवीलाल क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे। कितने सारे उप प्रधानमंत्री बता दिए मैंने। वाई बी चौहान भी क्या थे? मोरारजी देसाई की सरकार में चौधरी चरण सिंह और वाई बी चौहान दो थे। ठीक है, नहीं सॉरी, चरण सिंह की सरकार में आपके वाई बी चौहान करके क्या थे उप प्रधानमंत्री। तो उप प्रधानमंत्री तो बहुत सारे बन गए, वल्लभ भाई पटेल बन गए, वाई बी चौहान बन गए, जगजीवन राम बन गए, देवीलाल बन गए, लाल कृष्ण आडवाणी जी बन गए, बहुत सारे उप प्रधानमंत्री हुए। तो उप प्रधानमंत्री का उल्लेख है कि नहीं संविधान के किसी आर्टिकल में? तो संविधान के किसी भी आर्टिकल में उप प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है। एक उप प्रधानमंत्री जो है कैबिनेट मंत्री के रूप में क्या करता है? सिंपल शपथ लेता है। ठीक है, संविधान में कोई वर्णन नहीं। एक प्रकार से जो कैबिनेट मंत्री को सुविधाएं होती हैं वही सब सुविधाएं किसको मिलेगी? उप प्रधानमंत्री को मिलेगी। यदि प्रधानमंत्री क्या है, कहाँ चला गया, विदेश यात्रा पे चला गया या बीमार हो गया है ना, या काम करने में अक्षम है कुछ समय के लिए, ऐसी स्थिति में उप प्रधानमंत्री क्या करेगा? प्रधानमंत्री के कार्यों का निर्वहन करेगा और कैबिनेट की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। मान लो प्रधानमंत्री है ही नहीं देश में और एकदम से बैठक करना है, तो उप प्रधानमंत्री फिर क्या करेगा? कैबिनेट की बैठक की क्या करेगा? प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उप प्रधानमंत्री क्या करेगा? आपके प्रधानमंत्री के काम करेगा। और इसके कोई विशेष काम संविधान में तो उल्लेखित है ही नहीं। अब उप प्रधानमंत्री का जो पूरा चार्ट है उसको आप याद कर लेना। मैं आपको उसका पीडीएफ एक फोटो खींच के भी दे दूंगा कि कौन, अभी क्लास के बाद ही आपको मैं स्टडी मटेरियल में वो फोटो डाल दूंगा कि कौन कौन उप प्रधानमंत्री हुए हैं। सबसे पहले कौन हुए, सबसे आखिरी कौन से हुए, ये याद रख लो। सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल हुए उप प्रधानमंत्री, और सबसे आखिरी वाले कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी जी सबसे आखिरी वाले, और बीच के भी याद रखना। तो उसका पीडीएफ जो है मैं अभी स्टडी मटेरियल में डाल दूंगा, क्लास के बाद देख लेना, 15-20 मिनट में मैं डाल दूंगा। एक फोटो खींच के उसमें मैं डाल दूंगा उप प्रधानमंत्री कौन कौन हुए। ठीक है, तो यहाँ हमारी क्लास यही समाप्त होती है। थोड़ा कोशिश करो कि 900 सब्सक्राइबर तो अपने हो ही गए, 900 से ऊपर है ना। आप ये जो 15-16 लोग हो सभी घर में जितने भी आपके मोबाइल है उनसे सब्सक्राइब करा लो चैनल को यूट्यूब। ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं, आजकल टीचमेंट से भी डायरेक्ट अपन यूट्यूब पे लाइव आ ही गए हैं। अब इतनी आवश्यकता है भी नहीं अपने को, और यूट्यूब लाइव भी आ सकते हैं टीचमेंट के अलावा अपन, है ना। तो उससे क्या हो जाएंगे और दूसरे बच्चे भी जुड़ सकते हैं। अभी भी टीचमेंट में क्या है कि जो बच्चे मेरे को रिक्वेस्ट कर पाते हैं वही जुड़ पाते हैं। यूट्यूब में क्या हो जाएगा कि पूरी दुनिया के लोग जुड़ सकते हैं, फिर ये होगा, है ना। तो थोड़ा सा मेहनत और कर लो, है ना। लगभग 900 के लगभग 910 या 905 ऐसे कुछ सब्सक्राइबर हो गए। 70-80 सब्सक्राइबर चाहिए। चाहो आप तो 7 दिन में हो सकते हैं, 7 दिन के 1 दिन में भी हो सकता है। आप 15 लोग यदि 5-5 लोगों को भी सब्सक्राइब करा लो आज रात में ही, तो 75, 15-5 75 हो जाते हैं ना। 5 मोबाइल तो सभी के घरों में होते हैं, नहीं होते हैं तो अपने दोस्तों को बोल के करवा दो। तो थोड़ा सा ये काम करो, है ना। थोड़ा सा प्रयास करो कि 1000 मेरे सब्सक्राइबर हो जाए यूट्यूब पे, तो लाइव क्लास हो जाएगी तो मेरा दायरा थोड़ा सा बढ़ जाएगा उसमें। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, मेरी भी बाध्यता हो जाएगी। जब मैं बड़े लेवल पे जब जुड़ जाऊंगा तो फिर मैं रोज क्लास लेने की मेरी बाध्यता हो जाएगी। अभी आप 15-16 बच्चे हो, धीरे धीरे कम हो जाओगे तो क्लास लेना बंद कर दूंगा। पिछले साल भी यही हुआ था, लास्ट ईयर लॉकडाउन के बाद यही हुआ। जब तक लॉकडाउन रहा बच्चे क्लास आते रहे, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो गया तो बच्चे 4-5 रह गए, तभी क्लास बंद हो गई। जो 4-5 बच्चे पढ़ना चाहते थे वो भी नहीं पढ़ पाए। इसके लिए यही है कि यूट्यूब पे लाइव हो जाएंगे तो वहाँ तो कम से कम हजारों की संख्या में लोग लाइव हो जाएंगे, तो वो क्लास फिर हमेशा चलती रहेगी। ये हो जाएगा, ये थोड़ा सा उसमें एडवांटेज है। आप लोग जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं उनका नुकसान नहीं होगा। नहीं तो ये होगा कि लॉकडाउन यदि 1-2 महीने बाद जब खुल जाएगा पूरे तरीके से तो फिर बच्चे लाइव आना बंद हो जाएंगे। अभी बच्चे घर में हैं तो दिख रहे हैं, जहाँ घर से बाहर निकलना शुरू कर देंगे तो मात्र संख्या 2 या 3 रहेगी लाइव क्लास में। तो फिर पढ़ाने में भी इतना मजा नहीं आता, इतनी एनर्जी खर्च होती है ना, तो समझते हो। तो थोड़े से कोशिश कर लो, या 15-17 बच्चे जो लाइव हो वो यदि सभी अपने दोस्तों को थोड़ा सा अपनी यूट्यूब की जो लिंक है उसको भेज दो, तो 5-7 बच्चों को भी यदि आपने आज प्रयास करा तो कल सुबह तक में भी क्या हो सकता है, 1000 सब्सक्राइबर हो सकते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बच्चा अपने 5 दोस्तों को बोल के, या 5 घर में मोबाइल है उनसे ही तो सब्सक्राइब करवाना है आपको। उनको देखना थोड़ी है कोई, सिर्फ एक बटन को ही तो क्लिक करना है। वो लेक्चर देखेंगे थोड़ी, लेक्चर तो आपको ही देखना। 1000 के बाद अपन किसी को बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि लाइव जब क्लास हो जाएगी तो फिर अपना काम खत्म। फिर थोड़ी बोलेंगे कि लेक्चर को सब्सक्राइब करो, है ना। तो थोड़ा प्रयास करो आप लोग, है ना, अपनी ओर से कि आज रात को 1000 सब्सक्राइबर हो जाए अपने। थोड़ा सा मुहिम चलाओ, 1 आध घंटे मेरे लिए काम करो थोड़ा सा आप लोग। ठीक है सभी लोग,
धन्यवाद।